एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हलचलों के बीच में है। चारों तरफ दुश्मन हैं, फिर भी हर बार वो विजेता हो जाता है। अब आप सोचिए, दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो हर दशक एक युद्ध लड़ते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं। ये कहानी है इजराइल की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज की ये कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जी हाँ, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये इतिहास के परतों में छिपे रहस्य हैं, राजनीति के अदृश्य समीकरण हैं और सबसे बड़ी बात जिसके अंदर मैं अपनी से रखता हूं, ये ज्योतिषीय संकेतों की भी कहानी होती है। इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि इजराइल बना कैसे और क्यों वो जमीन इतनी विवादित है। जी हाँ, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी होगा। इसके चारों तरफ दुश्मन क्यों हैं और फिर भी इसके साथ क्यों दोस्त खड़े रहते हैं। और ये भी मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा कि 2025-26 का ये युद्ध ये क्या कहता है, ये किसके पक्ष में होने वाला है, ईरान के कि इजराइल के। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इतिहास को कम जानते हैं, सुनते हैं सिर्फ वो। उनके लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि कौन योद्धा है, कौन मौन दुश्मन है, और उनके लिए भी जो पूछते हैं ग्रहों की चाल में इसका कारण क्या है, क्यों कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक राष्ट्र की लड़ाई नहीं है भाई, ये कर्म की आग है और ग्रहों की चेतावनी की कहानी है। और मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां राजनीतिक, धर्म, युद्ध और ज्योतिष सब एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। शुरुआत करते हैं, इजराइल बना कैसे। इतिहास नहीं, भविष्य की भविष्यवाणी थी यह। जी हाँ, 1948। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उस समय हो, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ साल बाद जब पूरी दुनिया थकी सी हुई थी, तभी मध्य पूर्व में एक नई चिंगारी जली। इजराइल नाम का देश बन गया। यहूदी जो सदियों से बेघर थे, जिन्हें मिस्र से निकाला गया था, यूरोप में सताया गया था, अंततः हॉलोकॉस्ट के भी वो शिकार भी बने, उन्हें एक देश मिल गया। और वो भी वहां जहां पहले से अरब राष्ट्र बस चुके थे। यह राष्ट्र बना था पीड़ा के बाद, संघर्ष से और बहुत गहरे सामूहिक संकल्प से। ध्यान दीजिएगा, जब कोई देश शनि और मंगल के संयोग में जन्म लेता है तो वो अपनी पहली सांस से ही लड़ाई में लिप्त होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जमीन क्यों जली हुई है, क्यों होता है अरब और इजराइल के बीच में संघर्ष, क्या है इसकी जड़ें। लेकिन पहला सवाल यह है कि इजराइल के आसपास ही क्यों जलते हैं युद्ध के अंगारे। सीरिया है, आप जानते हैं, लेबनान है, जॉर्डन है, मिस्र है, फिलिस्तीन है। हर एक देश के साथ इजराइल की तनातनी रही है। 1948 से लेकर आज तक दर्जनों लड़ाइयां हो चुकी हैं। सीरिया के साथ गोलन हाइट्स के लिए आज भी तनाव है। जॉर्डन कभी दुश्मन था, अब थोड़ा थोड़ा सहयोगी हो चुका है। लेबनान हिजबुल्लाह के जरिए छाया युद्ध जारी ही रखता है हमेशा। गाजा और वेस्ट बैंक हर दिन एक बारूद की तरह धधकता रहता है। इजराइल का संबंध पड़ोसियों के साथ वैसा है जैसे कि शत्रु राशि के अंदर दो ग्रह बैठे हुए हैं जो एक छत के नीचे तो रह सकते हैं लेकिन नजर नहीं मिला सकते। अब बात करता हूं इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन की, ईरान की। अब आते हैं उस देश पर जिसके साथ इजराइल की दुश्मनी सिर्फ सीमाओं की नहीं है बल्कि आदर्शों की टकराहट बन चुकी है, और वह है ईरान। एक और इजराइल है, पश्चिमी सहयोगी हैं उसके साथ, तेज टेक्नोलॉजी है और खुफिया एजेंसियों से लैस होता है। और दूसरी ओर कौन है? ईरान, एक धार्मिक गणराज्य जो कहता है इजराइल को नक्शे से ही मिटा देंगे। ईरान परमाणु यानी कि न्यूक्लियर कार्यक्रम चला रहा है। इजराइल उसे रोकने की कसम खा चुका है। सालों से एक छाया युद्ध चल ही रहा है। कभी साइबर अटैक होते हैं, कभी वैज्ञानिकों की हत्या हो जाती है और कभी ड्रोन के हमले होते हैं। देखिए भाई, जब राहु और शनि
एक ही समय सक्रिय हो जाते हैं तो गुप्त युद्ध खुली जंग में बदलते देर नहीं लगती है। अब एक बड़ा सवाल है, जब इजराइल इतना छोटा है तो इसके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्यों अमेरिका, क्यों फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हर बार इसकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं? कारण बिल्कुल सीधा है, इजराइल एक रणनीतिज्ञ मोहरा है। मध्य पूर्व में पश्चिमी की आंख और तलवार है ये। आपको पता है, इसके पास है दुनिया की सबसे मजबूत खुफिया एजेंसी मोसाद, अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम कहते हैं इसको, और सबसे बड़ी बात वो जज्बा है जो शायद किसी दूसरी सेना में है ही नहीं। आपको पता है, कभी कभी छोटे देश युद्ध के नक्शे में नवम भाव यानी भाग्य बन जाते हैं, जो दूसरों का भाग्य तय करना आरंभ कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इजराइल और ईरान का ये टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई है, तो आप आधी तस्वीर ही देख पा रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ सीमा की रेखाओं पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह तय करेगा कि मध्य पूर्व की असली सत्ता किसके हाथ में होगी। अगर यह युद्ध भड़कता है, जो कि अभी और भड़केगा, बहुत भड़केगा, तो सबसे पहले असर होगा तेल की कीमतों पर। जी हां, पेट्रोल प्राइसेस पर। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ये बात सबको पता है। ठीक है, मैंने बताया ये युद्ध अभी और भड़केगा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होगा ये बताती है कुंडली। अमेरिका को सीधे इंटरवीन करना पड़ेगा, वो कूद पड़ेगा बीच में। और हां, रूस और चीन की चुप्पी रणनीतिज्ञ मौन बन सकती है। जी हां, वो चुप रहेंगे, देखते रहिएगा। अरब की दुनिया फिर से ध्रुवीकृत हो जाएगी, यानी कि रैशनल हो जाएगी। शिया बनाम सुन्नी हो जाएगा, ईरान बनाम सऊदी, और फिर इजराइल उसके साथ आ जाएगा। इजराइल इस युद्ध का इस्तेमाल करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए। मोसाद की गुप्त कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाएंगी, हवाई हमले और साइबर ब्लिट्स, सब कुछ सामने आ सकता है और आ भी रहा है। जब जन्म कुंडली में दशमेश यानी कि कर्म और षष्ठेश यानी कि शत्रु आमने सामने हो जाते हैं, तो जीवन का हर निर्णय युद्ध बन जाता है। यही हो रहा है ईरान और इजराइल में। यही दशा आज इजराइल के चारों तरफ मंडरा रही है। सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कौन इसे अपने पक्ष में मोड़ लेगा। और मैंने आपको यह समझा दिया कि कौन मोड़ेगा। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि ज्योतिष कोई भविष्य बताने वाला टेलीस्कोप नहीं है, यह कर्म दर्पण है। और इस कर्म दर्पण में अगर हम 2025 और 2026 के ग्रहों की चाल डालकर देखते हैं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। मार्च सन 2025 से जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं, पता ही होगा आपको, 29 मार्च को किया है। शनि आप जानते हैं कौन है? शनि धैर्य और दंड, ये दोनों चीज देते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल मिथुन में होगा और राहु मीन में होगा, तो शनि मंगल राहु का त्रिकोण बनता है। जी हाँ, जो कि धर्म के अनुरूप होना आरंभ हो जाता है। ऐसे योग अक्सर लाते हैं, क्या लाते हैं? गुप्त योजनाएं उजागर हो जाती हैं। जी हाँ, जो बहुत दिनों से आप पका रहे होते हैं गुप्त तरीके से, वो उजागर हो जाता है। अचानक युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर एक नई रेखा खिंच जाती है। जी हाँ, ये मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि दुनिया के नक्शे पर एक नई रेखा खिंच जाती है। सबसे चौंकाने वाला संकेत आता है अगस्त सन 2025 के आसपास, जब बृहस्पति वक्री होकर वृषभ राशि में स्थिर हो जाता है और चंद्र ग्रहण उसे काल में लेकर आना शुरू कर सकता है। इस समय काल में अगर कोई हमला होता है तो वो एक ही दिन की हेडलाइन नहीं बनता है, बल्कि एक दशक की दिशा तय कर देता है। ग्रह तब चुप नहीं रहते हैं जब युद्ध तय होता है, वो पहले से ही संकेत दे देते हैं। लेकिन बहुत लोग इसे सुन नहीं पाते, बहुत लोग बिना मतलब में छाती पीटते रह जाते हैं। आप देख रहे होंगे बिना मतलब में लोग आवाज कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो जनता है उसको नहीं देख रहे हैं। जिस जमीन पर हर बीज के साथ बारूद दबा हो,
उस पर शांति की फसल कैसे उग सकती है? यह सवाल इज़राइल और उसके पड़ोसियों पर हर दशक में उठ जाता है। लेकिन ज्योतिष कहता है हर युद्ध के बाद ग्रहों का पुनर्मिलन संभव है, पॉजिटिव पुनर्मिलन। जब बृहस्पति वृषभ राशि में स्थिर हो जाते हैं और शुक्र की दृष्टि आ जाती है तो पृथ्वी पर शांति के बीज बोने की संभावना बन जाती है। आप देखिएगा कि 2026 के उत्तरार्ध में जब बृहस्पति मिथुन में हो जाएंगे और राहु केतु भी जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब पहली बार इस क्षेत्र में कूटनीतिक के संधियां बन सकती हैं। ये वही समय होगा जब अरब राष्ट्रों का रुख बदल जाएगा, फिलिस्तीन को पुनर्संवाद का अवसर मिल जाएगा और शायद ईरान भी पीछे हट जाएगा। अभी ईरान के ऊपर बहुत संकट के बादल हैं, बहुत ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, जब बृहस्पति की दृष्टि 3 अग्नि तत्वों पर पड़ती है तो क्रोध शांत हो जाता है और युद्ध ध्यान में बदलने लगता है। मैं उसी समय का इंतजार कर रहा हूं कि हमारे पृथ्वी पटल के ऊपर शांति आ जाए। तो क्या युद्ध अब ये टल सकता है? जवाब हां भी है और नहीं भी है, यानी कि दोनों है। क्योंकि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा, वो तो कर्म में लिखा होता है। देश भी एक जीवित इकाई होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसकी कुंडली होती है, उसका भाग्य होता है और उसके पिछले जन्म के कर्म भी तो आते हैं। इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने सर्वाइवल कर्म में जी रहा है, जिसे हर दिन साबित करना पड़ता है कि वो मिटने के लिए नहीं बना है। जब किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, मंगल पीड़ित होता है और जब शनि उस पर दृष्टि डालता है तो उसके लिए हमेशा सर्वाइवल एक प्रॉब्लम या चुनौती बन जाती है। वो व्यक्ति हर सुबह युद्ध की तैयारी में उठता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। वह इज़राइल की आत्मा है, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, चलिए इसे अपने जीवन में उतारते हैं, आपके और मेरे। हम कभी कभी अपनी ही जिंदगी में ऐसे युद्ध लड़ते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि दुश्मन है कौन आखिर। पर हर ग्रह कहता है अपने भीतर देखो भाई, वहीं युद्ध की शुरुआत भी है और हाँ, वहीं अंत भी होगा। वहीं से टटोलो उसको। तो भाई, मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो वृतांत है जो ईरान और इज़राइल का है वो समझाने की चेष्टा की। मैंने इनकी कुंडलियों की बहुत अच्छी पड़ताल करने की चेष्टा की है। यदि आपको कोई समय सीमा चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं वो आपको टाइमलाइन दूंगा, क्योंकि रिसर्च मेरी काफी गहन है। लेकिन अगर मैं रिसर्च को यहाँ पर बोलना आरंभ करूंगा तो वो बहुत एक लेक्चर की तरह हो जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको ज्योतिष पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो लोग जो कि कुछ जानना चाहते हैं, जो ज्योतिष से इसको जोड़ना चाहते हैं, या वो देखना चाहते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस क्या हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।